हेलो बच्चों। तो मैं जेके सर जितेंद्र कुमार, गार्जियन ऑफ केमिस्ट्री यूट्यूब चैनल के तरफ से 10th से 11th में आने वाले बच्चों के लिए 2020 में हमने एक YTS लेकर आया हूँ। यूट्यूब सीरीज़ YTS यूट्यूब सीरीज़ है ना। एक्चुअल में ये चीज़ें जो मैंने सोचा, वो जो कोविड-19 कोरोना की जो महामारी थी उसके बिहाफ पर जब मैंने देखा कि अभी मतलब अपने पूरे देश में बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनके पेरेंट्स की जो भी बिजनेस थी या जो भी उनके पैसे कमाने के ज़रिए थे वो समाप्त हो गए थे। अभी बीते 2-3 महीनों में वो सारी चीज़ें ज़ीरो हो गई थी। तो मैं ये देखा कि बहुत सारे बच्चे अपना फ़ी देने में असमर्थ हैं। तो मैंने सोचा कि क्यों नहीं अपन यूट्यूब सीरीज़ के माध्यम से क्लास 11th और क्लास 12th दोनों ही तरह के बच्चों के लिए हमने यूट्यूब सीरीज की शुरुआत की है। साथ ही साथ मैंने जो बच्चे इस बार नीट और जेई का एग्ज़ाम देंगे उनके लिए भी हमने सीरीज स्टार्ट कर रखी है। यह सीरीज 10 जून आज से स्टार्ट होने वाला है और यह आगे आपको लगातार मिलता रहेगा। इसके माध्यम से मैं यह बताना चाहूँगा 11th और 12th के बच्चों को, खास करके आप सब बच्चों को वीक में 3-3 वीडियो अल्टरनेट करके शुरुआत में कुछ दिन तक आपको 2-2 वीडियो मिलेंगे। 2 11th को मिलेंगे, 2 12th को मिलेंगे। और जिनकी एग्ज़ाम इस बार होनी है उनको तो रोज़ एक वीडियो मिलनी है। और उसके बाद 11th और 12th वाले बच्चों को वीक में 3-3 वीडियो मिलेगा। मतलब मैं इस सीरीज़ के माध्यम से 11th और 12th के बच्चों को पूरे साल फ्री ऑफ कॉस्ट रेगुलरली सिंक्रोनाइजेशन के साथ उनके सिलेबस को पढ़ाने वाला हूँ, है ना। और यह मैंने बेसिकली अभी जो सीरीज़ हमारा शुरुआत हुआ है इसमें हम 11th और 12th के बेसिक्स पर ध्यान देंगे और आने वाले समय में अपन और भी नए सीरीज़ आपके सामने रखेंगे जिसमें हम लोग कंपटीशन की तरफ जो 11th 12th का हमारा बेसिक्स होगा इसको हम कंपटीशन से ले जाके जोड़ेंगे। तो हमें पूरा उम्मीद है कि आप सब लोग इसका भरपूर फ़ायदा उठाएंगे। आप सब लोग ऐसे सभी बच्चों से बताएं कि आप मान लीजिए कि आपका एक रेगुलर सेशन स्टार्ट हो रहा है, ना। और यह सब कुछ बिल्कुल आप अपनी पढ़ाई अगर रोज़ करेंगे, आप अपने वीडियोज़ को रोज़ सुनेंगे, उसे तैयार करेंगे तो आपकी पूरी 11th बहुत अच्छे से केमिस्ट्री के लिए तैयार हो जाएगी। तो हमें पूरा भरोसा है आप सब लोग इसका फ़ायदा उठाएंगे। साथ ही साथ अगर आप में से कोई भी बच्चे हमारा लाइव क्लास के लिए इंटरेस्टेड होंगे तो उसके लिए GOC ई-लर्निंग का एक हमारा ऐप होगा। उस ऐप को आप डाउनलोड करेंगे और मेरा मोबाइल नंबर होगा 7568048656। उस पर आप संपर्क करके हमारे लाइव क्लास को भी अटेंड कर सकते हैं। बट वो कंपलसरी नहीं है, अगर आप चाहें तो यूट्यूब सीरीज से भी अपनी पूरी पढ़ाई कर सकते हैं। और आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत आए तो हमारे मोबाइल नंबर पर संपर्क करके आप हमसे डाउट वगैरह क्लियर कर सकते हैं। तो चलिए अपन स्टार्ट करते हैं क्लास 11th के बच्चों के लिए YTS 2020 का यह पहला वीडियो। तो बच्चों, जैसा कि आप सब लोग अभी 10th से पास करके 11th में आए हो, है ना, मैं बिल्कुल उसी फ्रेम पर आप सब लोगों से डिस्कस करने वाला हूँ केमिस्ट्री का, है ना, कि आप जो 10th में या 9th में जो भी आपने केमिस्ट्री का पार्ट पढ़ा वो सारी चीज़ें आपके लिए, वो सारी चीज़ें भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट थी। वो बिल्कुल आगे उसी का यूज करना है अपने को, उसी का एप्लीकेशन करना है अपने को और उसी के बिहाफ पे धीरे धीरे अपने को आगे बढ़ना है। तो चलिए अपन स्टार्ट करने वाले हैं आज के दिन कि जो केमिस्ट्री होती है, मैं थोड़ा सा आपको जानकारी दूं एक चीज़ की कि जो केमिस्ट्री होती है वो 11th और 12th में आने के बाद जनरली लोग इसको 3 पार्ट में बांटते हैं: फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर जो चैप्टर्स आते हैं उसमें आपको लॉ मिलेंगे, उस लॉ से कुछ फार्मूला बनेगा, फार्मूला से आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो होता है उसमें मेटलर्जी जैसे चैप्टर्स होते हैं, उसमें अलग अलग ब्लॉक के एलिमेंट्स का स्टडी करना होता है। और जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होती है उसमें हाइड्रोकार्बन्स और उनके डेरिवेटिव्स के बारे में डिटेल्स में स्टडी करना होता है। ये 3 पार्ट जनरली आपको दिखेगा कि केमिस्ट्री के होते हैं। बट मैं आपसे एक और भी बात कहना चाहूँगा कि केमिस्ट्री में इस 3 पार्ट के अलावा भी एक पार्ट हमारे हिसाब से होते हैं। उसका नाम होता है बच्चों जनरल केमिस्ट्री। उसका क्या नाम होता है? जनरल केमिस्ट्री।
जनरल केमिस्ट्री हम केमिस्ट्री के उस पार्ट को कहेंगे जिसकी ज़रूरत केमिस्ट्री के हर एक ब्रांच को पढ़ने वाली है। जितने भी ब्रांच केमिस्ट्री के होते हैं वह सब में आप कुछ भी करना चाहेंगे तो आपको जनरल केमिस्ट्री की ज़रूरत पड़ेगी। उसके अंदर हमने 3-4 चैप्टर्स को रखा है। उसमें चैप्टर्स का नाम देखिए इस प्रकार से है। अब थोड़ा सा आज जान लीजिए अपने सिलेबस के बारे में, फिर अपन पढ़ाई स्टार्ट करेंगे। जो जनरल केमिस्ट्री होता है उसके अंदर एक तो मोल कंसेप्ट होता है, दूसरा होता है रेडॉक्स रिएक्शन, तीसरा होता है एटॉमिक स्ट्रक्चर, फोर्थ होता है क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, एंड फिफ्थ होता है केमिकल बॉन्डिंग। तो ये 5 चैप्टर हैं जिसको हम लोग जनरल केमिस्ट्री के नाम से जानते हैं, और ये 5 के 5 चैप्टर क्लास 11th के ही सिलेबस में होते हैं, है ना। तो मतलब आप अगर इन 5 चैप्टर्स को तैयार करते, इस 5 चैप्टर्स को अगर आप तैयार करते तो आप मान लीजिए कि आपके पूरे केमिस्ट्री में आपको कहीं कोई दिक्कत होने वाले नहीं है। और इन चैप्टर से अच्छे खासे क्वेश्चन कंपटीशन के एग्जाम में भी आते हैं, 8-8 10-10 क्वेश्चन यहाँ से आते हैं। मतलब इसका बेसिक अगर आप क्लियर करते हैं तो आगे चलकर आप जिस कंपटीशन की तैयारी करना चाहेंगे उसमें भी यह 5 चैप्टर आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है बच्चों, तो अब अपन बात करते हैं, ये तो हुआ जनरल केमिस्ट्री। मेरे जो क्लासिफिकेशंस होते हैं उसमें मैं इसको रखता हूँ जनरल केमिस्ट्री में। बट जो मार्केट में चल रहा है उसके हिसाब से अगर देखें तो ये होता है फिजिकल केमिस्ट्री, ये फिजिकल और ये इनऑर्गेनिक। कुछ लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर को फिजिकल में भी रखते हैं, कुछ लोग इसको इनऑर्गेनिक में भी रखते हैं, तो मैं इसको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रखकर चलता हूँ। ठीक है, बाकी हमारे हिसाब से यह जनरल केमिस्ट्री होता है। अब अपन बात करें 11th के सिलेबस के। 11th के सिलेबस में अगर हम फिजिकल केमिस्ट्री को देखते हैं, 11th के सिलेबस में अगर हम फिजिकल केमिस्ट्री में देखते हैं, इसी पार्ट में आपको न्यूमेरिकल्स वगैरह सॉल्व करने होते हैं। तो उसके चैप्टर्स होते हैं गैसियस स्टेट, उसके बाद होता है इक्विलिब्रियम, फिर होता है थर्मोडायनामिक्स, ये होते हैं फिजिकल केमिस्ट्री के 11th के टॉपिक। उसके बाद अगर हम बात करें तो इनऑर्गेनिक में केमिस्ट्री के लिए जो चैप्टर्स होते हैं हाइड्रोजन, एस ब्लॉक और पी ब्लॉक, हाइड्रोजन, एस ब्लॉक और पी ब्लॉक, ये होते हैं 11th में इनऑर्गेनिक के चैप्टर। अगर हम ऑर्गेनिक की बातें करें तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में 2 चैप्टर्स आते हैं। एक आते हैं जीओसी कह दीजिए, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, या इसी को आप कह सकते हैं बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसके अंदर नोमेनक्लेचर, आइसोमेरिज्म, जैसा आप 10th में भी पढ़े होंगे, इसको आपको डिटेल्स में बताया जाता है। और दूसरा चैप्टर इसमें होता है हाइड्रोकार्बन। इसके अंदर हम लोग हाइड्रोकार्बन के प्रिपरेशन, प्रॉपर्टीज वगैरह की स्टडी करते हैं। ये आपका पूरा चैप्टर आपके सामने है, आपका पूरा सिलेबस आपके सामने है। मैं बहुत अच्छे से इसकी तैयारी करवाने वाला हूँ, है ना। तो आप सब लोग बिल्कुल हमारे साथ जुड़िए, अधिक से अधिक लोगों को जोड़िए, है ना, और उसके बाद आप इस सीरीज़ का फ़ायदा उठाइए। तो अब अपन स्टार्ट करने वाले हैं, इनमें से जनरल केमिस्ट्री की शुरुआत करेंगे, जिसकी ज़रूरत हमें थोरो आउट केमिस्ट्री में पढ़ने वाली है। तो बच्चों, वह केमिस्ट्री है जो जनरल केमिस्ट्री की मैं बात कर रहा हूँ, वह केमिस्ट्री है। अपन स्टार्ट करते हैं मोल कंसेप्ट से। अपन जो स्टार्ट करने वाले हैं वो मोल कंसेप्ट से स्टार्ट करने वाले हैं, है ना। मोल कंसेप्ट से अपन स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है, मोल कंसेप्ट से, है ना।
और आपको जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत इसमें पड़ेगी वो सारी चीज़ें आपको बताई जाएंगी, है ना। तो आप बिल्कुल भी, और आपको अगर कुछ पूछने हो, कुछ नए सवाल आपके दिमाग में आए, तो आप हमें इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। आपकी सभी तरह की जो डिमांड्स होंगी वो पूरी की जाएंगी। बिल्कुल आप कमेंट करते रहिए और आप हमसे जो भी चाहते हैं उस तरह का डिमांड करते रहिए। तो अब अपन अगर बात करें मोल कंसेप्ट का, मोल कंसेप्ट का अगर हम बात करें कि मोल क्या होता है, ठीक है बच्चों, प्यारे बच्चों, मोल क्या होता है, तो मैं आपसे कहना यह चाहूँगा, आपने सुना होगा दर्जन का नाम, सुना है ना सब लोगों ने दर्जन का नाम। एक दर्जन में बताएं कितना होता है, एक दर्जन में कितना होता है 12, एक दर्जन में कितना होता है 12 डजन, 1 डजन में कितना होता है 12, 1 डजन में होता है 12। अब आप 1 डजन कुछ भी लेंगे ना, एप्पल लेंगे, पेन लेंगे, बुक लेंगे, स्टूडेंट लेंगे, वो सब के सब होंगे 12 1 डजन में। ठीक उसी तरीके से जो मोल होता है ना बच्चों, तो 1 मोल की वैल्यू होती है 6.02 10⁻23। इसको एक साइंटिस्ट एवोगाड्रोज ने निकाला था, इस नंबर को पहचाना था या उसने इसको स्पेसिफाई किया, जिसके कारण इस नंबर को हम लोग एवोगाड्रोज नंबर भी बोलते हैं। एवोगाड्रोज नंबर बोलते हैं इसको, NA से डिनोट करते हैं, A फॉर एवोगाड्रो, N फॉर नंबर। तो 1 मोल इक्वल टू ये नंबर होता है, और इसका यूज हमें ठीक उसी तरीके से करना है जैसे हम लोग 1 डजन इक्वल टू 12 का करते हैं। कहने का मतलब यह हुआ कि 1 डजन ऑफ एनीथिंग इक्वल टू 12 थिंग्स। Similarly, 1 mole of anything equal to 6.02 into 10⁻23 थिंग्स। बस जैसे आप मोल के रिलेशंस स्पेसिफाई करते वैसे ही, सॉरी, जैसे आप डजन के रिलेशन स्पेसिफाई करते वैसे ही आपको मोल के भी रिलेशन स्पेसिफाई करने हैं। सपोज कीजिए आपसे अगर कोई पूछता है कि 24 अगर थिंग्स हों तो कितने डजन होंगे, तो आप कहेंगे 12 में 1, तो 1 में 1/12, 24 में 24/12 2। उसी तरीके से आप किसी भी नंबर ऑफ स्पेसीज के बारे में पूछा जाए, 10 स्पेसीज, 20 स्पेसीज, 100 स्पेसीज, 500 स्पेसीज, तो आप क्लियरली बता पाएंगे कि उसमें कितने मोल होंगे। जैसे आप देखिए एक छोटा सा क्वेश्चन हम बताते हैं। अगर हमसे पूछा जाए नंबर ऑफ मोल्स, ध्यान दीजिए, नंबर ऑफ मोल्स इन 100 कार्बन एटम्स इक्वल टू व्हाट। तो ध्यान दीजिए आप कैसा लिखेंगे, आप लिखेंगे 6.02 इंटू 10⁻23 कार्बन एटम इक्वल टू 1 मोल कार्बन एटम। 6.02 इंटू 10⁻23 कार्बन एटम इक्वल टू 1 मोल कार्बन एटम। देयरफॉर 1 कार्बन एटम इक्वल टू 1/6.02 10⁻23 मोल कार्बन एटम। और अब अपने को जानना है किसमें, अब अपने को किसमें जानना है, अब अपने को जानना है 100 में। तो अगर अपन बात करें 100 कार्बन एटम्स तो क्या हो जाएगा, 100 अपॉन 6.02 10⁻23। चेक कीजिए, इस तरीके से हम बनाएंगे। इसको अगर हम सॉल्व करते तो हम इसको देखो ऐसा लिख सकते हैं 1/6.02 इंटू 10⁻2 - 23। यह सॉल्व होके आएगा। इसकी वैल्यू आपको याद रखने हमेशा, मैं बता रहा हूँ, इसको अगर आप याद कर लोगे तो आपके सारे कैलकुलेशन हो जाएंगे। 0.166 इसकी वैल्यू होती है 0.166, इसकी वैल्यू होती है 0.166 इंटू 10⁻⁻21 मोल कार्बन एटम। इस तरीके से हम लोग यूनिटरी मेथड से चीज़ों को निकाल सकते हैं। अब यहीं पर अगर हम थोड़ा सा कंसंट्रेट करें,
यहाँ पर हम थोड़ा सा कंसंट्रेट करें बच्चों तो ध्यान दीजिएगा। अब हुआ क्या, ये तो वो नंबर है कार्बन एटम का और ये एवोगैड्रो नंबर है और उससे निकल कर आया मोल। क्या हम लिख पाएंगे नंबर ऑफ मोल इक्वल टू नंबर ऑफ कार्बन एटम अपॉन एवोगैड्रो नंबर? ध्यान दीजिए, तो इस तरीके से आपके पास एक फॉर्मूला डिराइव होके आएगा। फर्स्ट इसी को बेटा हम लोग बोलेंगे नंबर मोल रिलेशनशिप, इसी को बोलते हैं हम लोग नंबर मोल रिलेशनशिप। इसको ही बोला जाता है नंबर मोल रिलेशनशिप, नंबर ऑफ मोल इक्वल टू नंबर ऑफ कार्बन एटम अपॉन Na। और इसको अगर आप और भी डिटेल्स में ले जाना चाहेंगे तो देखिए क्या करना है अपने को, इसको हम सीधे लिखेंगे नंबर ऑफ मोल को N से डिनोट कर देंगे। नंबर ऑफ कार्बन एटम के बजाय हम लिख देते हैं नंबर ऑफ स्पीशीज। स्पीशीज का मतलब एटम्स, मॉलिक्यूल्स, आयंस, रेडिकल्स, कुछ भी, X अपॉन Na। ध्यान दीजिए, X अपॉन Na, नंबर ऑफ स्पीशीज अपॉन एवोगैड्रो नंबर, आ जाएगा नंबर ऑफ मोल। अब यहाँ से अगर हम थोड़ा सा और आगे चलें, ध्यान दीजिए, तो आपको समझ में आया होगा कि मोल क्या होता है। मोल डजन के जैसा ही ग्रुप ऑफ नंबर का एक नाम है। डजन की वैल्यू जहाँ पे 12 होती है वहीं पे मोल की वैल्यू 6.02 इंटू 10⁻23 होती है। अब यह इंफॉर्मेशन अगर हमारे पास है तो हम इस इंफॉर्मेशन के बिहाफ पर यह फार्मूला बना सकते हैं। कोई क्वेश्चन आया तो यूनिटरी मेथड लगा के उसको बना सकते हैं। यूनिटरी मेथड हमें लगता है कि 10th में सारे बच्चे सीख चुके होते हैं, बट मान लीजिए अगर किन्हीं को कोई प्रॉब्लम है तो मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा एक छोटा सा एग्जाम्पल। छोटा सा एग्जाम्पल यह है कि जैसे आप बनाते होंगे कि एक बॉक्स में हम 10 मैंगोज पैक कर सकते हैं, एक बॉक्स में हम 10 मैंगोज पैक कर सकते हैं। दिमाग लगाइए, हमको कहता है कि अगर मेरे पास 500 मैंगोज है तो कितने बॉक्स की ज़रूरत पड़ेगी, कितने बॉक्स की ज़रूरत पड़ेगी। ध्यान दीजिएगा, एक बॉक्स में 10 मैंगो पैक किया जा सकता है। हमारे पास 500 बॉक्सेस हैं, सॉरी 500 मैंगोज हैं, तो कितने बॉक्स की ज़रूरत पड़ने वाली है। ध्यान से सोचिए, आप कैसे दिमाग लगाएंगे कि आपको बताया कि एक बॉक्स में आप 10 मैंगोज रख सकते हैं, आप एक बॉक्स में 10 मैंगोज को रख सकते हैं। थोड़ा सा ध्यान लगा के सोचिए कि एक बॉक्स में आप 10 मैंगोज रख सकते हैं और फाइनली आपके पास 500 मैंगोज है और बॉक्स की ज़रूरत है। यूनिटरी मेथड का बड़ा सिंपल सा कंसेप्ट होता है, समझिएगा। जो आपको निकालना है वो राइट साइड पे रहेगा। सुनिएगा, थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पर यूनिटरी मेथड भी क्लियर कर देने वाला हूँ। यूनिटरी मेथड में हम क्या करते हैं, यूनिटरी मेथड में हमें क्या करते हैं, जो फाइंड आउट करना है वो राइट साइड पे, जो फाइंड आउट करना है वो राइट साइड पे लिख सकते हैं आप, बिल्कुल लिख लीजिए। जो फाइंड करना हो, जो फाइंड, बिल्कुल फेसबुक के स्टाइल में लिख लीजिए आप। जो फाइंड करना हो, है ना, जो फाइंड करना हो राइट साइड पे, राइट साइड पर रहेगा, है ना। फॉर 1 आपको लिखना होता है राइट अपॉन लेफ्ट। अब आपको सपोज कीजिए एक्स में जाना है तो आपको करना है राइट अपॉन लेफ्ट इंटू एक्स, इंटू एक्स। ये आपका कैलकुलेशन करने का तरीका होता है। जो फाइंड आउट करना है वो राइट साइड पे, 1 के लिए कैलकुलेट करना है तो राइट बाय लेफ्ट, और अब जिसमें भी जाना है। अभी आपके ठीक उसी क्वेश्चन का जवाब दे रहा हूं मैं। क्वेश्चन था हमारा कि 1 बॉक्स में 10 मैंगोज रखा हुआ है। इफ इन 1 बॉक्स देन हाउ मैनी बॉक्सेस, देन हाउ मैनी बॉक्सेस आर needed to pack 500 मैंगोज। लगाइएगा दिमाग थोड़ा सा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे निकालना क्या है, दिमाग लगा के बस ये पढ़ना पड़ेगा कि हमें कैलकुलेट क्या करने, हमें कैलकुलेट क्या करने, बस इतना सा दिमाग लगाना है।
तो देखिए ध्यान से फिर कि हमें इसमें कैलकुलेट क्या करने हैं, हमें कैलकुलेट करने हैं कि 500 मैंगोज के लिए कितने बॉक्स चाहिए। एग्जैक्टली में क्या कैलकुलेट करना है, बॉक्स का नंबर। तो बॉक्स का नंबर अपने को राइट साइड पे लेके चलना है, ठीक है। तो आप ऐसे सोच सकते हैं कि फॉर 10 मैंगोज, ध्यान दीजिएगा, फॉर 10 मैंगोज 1 बॉक्स इज रिक्वायर्ड। 10 मैंगो के लिए 1 बॉक्स रिक्वायर्ड, मतलब हमें जो निकालना है वो राइट साइड पे, बॉक्स के नंबर निकालने हैं तो राइट साइड पे। कल को मान लीजिए मैंगोज के नंबर निकालने होते तो मैं मैंगोज के नंबर को रखता राइट साइड पे, लिखता इन 1 बॉक्स 10 मैंगोज एज प्रेजेंट। सपोज कीजिए 5000 बॉक्स में पता करना था, इन 5000 बॉक्स 10 इंटू 5000, खट से आंसर दे देता। लेकिन अभी हमें बॉक्स के नंबर निकालने हैं, तो हमने बताया कि जो फाइंड करना हो राइट साइड पे फॉर 1, तो फॉर 1 मैंगोज राइट बाय लेफ्ट, ध्यान दीजिए राइट साइड पे 1 है और लेफ्ट साइड पे 10 है, तो 1/10 बॉक्स इज रिक्वायर्ड। अब हमें जानना है फॉर 500, फॉर 500 मैंगोज, फॉर 500 मैंगोज 1/10 इंटू 500 इक्वल टू 50 बॉक्सेस आर रिक्वायर्ड। दिस इज द आंसर ऑफ यूनिटरी मेथड। इस तरीके से आप यूनिटरी मेथड को एक बार मैंने आपको रिवाइज करा दिया और आप इसके बिहाफ पर बार बार इसको यूज कर सकते हैं। तो चलिए हम इसमें कुछ और भी नए नए क्वेश्चन बनाएं थोड़ा सा, है ना। और वैसे हमारे पास अब फॉर्मूला भी है, हमारे पास बच्चों फॉर्मूला भी है। फॉर्मूला है हमारे पास, जो फॉर्मूला है वह इस तरह से है, नंबर ऑफ मोल n इक्वल टू x अपॉन एन है। x यहाँ पर नंबर ऑफ क्या था, स्पेसीज। x यहाँ पे क्या था, नंबर ऑफ स्पेसीज, नंबर ऑफ स्पेसीज। स्पेसीज का मतलब हो गया एटम्स, मॉलिक्यूल्स, आयंस, एटम्स, मॉलिक्यूल्स, आयंस, और इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, कुछ भी। स्पेसीज का मतलब कुछ भी, किसी भी तरह की चीज़ों को आप स्पेसीज बोल सकते हैं। तो यहाँ से जो रिलेशन आया n इक्वल टू एक्स बाय एन ए, सपोज करें कल को हमें निकालना हो नंबर ऑफ स्पेसीज, नंबर ऑफ स्पेसीज x, तो क्या हम लिख सकते हैं n इंटू एन ए, मतलब हुआ नंबर ऑफ मोल इंटू एवोगैड्रो नंबर। नंबर ऑफ स्पेसीज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल इंटू एवोगैड्रो नंबर। डायरेक्ट आपके क्वेश्चन बन जाएंगे यहाँ से, ठीक है। जैसे सपोज कीजिए क्वेश्चन है हाउ मेनी H2SO4 molecules, how many H2SO4 molecules are present in, how many H2SO4 molecules are present in 0.1 mole, how many H2SO4 are present in, how many H2SO4 are present in 0.1 mole 0.1 मोल H2SO4। आंसर देंगे हम इसका, देखिए सिंपल तरीके से, नंबर ऑफ H2SO4 मॉलिक्यूल, ये आपके लिए x हो गया, ध्यान दीजिए ये आपके लिए x हो गया, नंबर ऑफ मोल ऑफ H2SO4 इंटू एवोगैड्रो नंबर, मतलब जिसका नंबर निकालना है उसी का मोल इंटू एवोगैड्रो नंबर आपको बताएगा उस स्पीशीज के नंबर। ध्यान देंगे तो आप सिंपल तरीके से देखिए इसका आंसर क्या हो गया। नंबर ऑफ मोल इसका कितना दिया हुआ है, ध्यान दीजिए, बोलिए आप सब लोग कितने दिए हुए नंबर ऑफ मोल, 0.1, नंबर ऑफ मोल 0.1, एवोगैड्रो नंबर 6.02 इंटू 10⁻23, यह आया H2SO4 मॉलिक्यूल्स।
ध्यान दीजिए इस तरीके से। अगर आप इसी को वापस यूनिटरी मेथड से बनाना चाहते हैं तो बहुत सिंपल है। 1 मोल में 6.02 इंटू 10⁻23 H2SO4 के मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं। 1 मोल में प्रेजेंट हैं 6.02 इंटू 10⁻20 H2SO4 के मॉलिक्यूल। अगर 1 में 6.02 इंटू 10⁻23 प्रेजेंट है तो आपको किसी में भी जाना है, आप सीधे मल्टीप्लिकेशन से जाइए। 1 के नंबर 1 में आपको जो पता है, आपको x में जाना है उसको मल्टीप्लाई कीजिए। आपको 0.1 में जाना है तो इससे मल्टीप्लाई कीजिए। सपोज कीजिए आप यहीं पर हैं, फिर से थोड़ा सा सोच कर देखिए, दिमाग पर जोर डालकर आप वापस यहीं पे होंगे। तो इस तरीके से आपके पास टोटल सॉल्व होकर आएगा 6.02 10⁻22 H2SO4 मॉलिक्यूल इस तरीके से बनकर आएगा। ठीक है, तो बच्चों अब अपन नेक्स्ट वीडियो में इन्हीं चीज़ों को आगे बढ़ाएंगे और आपकी पढ़ाई चालू होगी। अगर आप बिल्कुल भी तैयार हैं, बुक्स वगैरह सब कुछ ले चुके हैं या नहीं भी लिए, बस आप पेन पेपर लीजिए, वीडियो सुनिए, इनको लिखना स्टार्ट कीजिए। कोई भी दिक्कत हो कमेंट बॉक्स में डालिए, हम अगले वीडियो में उसको कंसिडर करने की कोशिश ज़रूर करेंगे। हाँ, अगर आपकी कमेंट जल्दी आ गई तो ठीक अगले वीडियो में, नहीं तो जब आपकी कमेंट आएगी मैं उसको भरपूर ध्यान रखने का कोशिश करूँगा। थैंक्स अ लॉट, हैप्पी लर्निंग।